Jai Hind bachcho, Garima Batra welcomes you with remedial module of 10th standard textbook First Flights poetry section. आज हम देखने जा रहे हैं आपकी कक्षा 10वीं की फर्स्ट फ्लाइट जो टेक्स्ट बुक है उसके पोएट्री सेक्शन के जो क्वेश्चंस रेमेडियल मॉड्यूल में विमर्श पोर्टल पर अपलोडेड हैं उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को इस वीडियो को आप पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नोत्तर को लिख लीजिएगा। इन सभी को मैंने हिंदी में समझाया है ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सकें। परीक्षा के समय यदि आप इनका अर्थ दोबारा समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। इसके पहले फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन के क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी अपलोड हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पर, और जल्दी ही इसका ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और जो पैसेज है, अनसीन पैसेज, सीन पैसेज, पोएट्री के एक्सट्रैक्ट हैं, वो सभी के भी वीडियोस में लेकर जल्दी आऊंगी। साथ ही साथ आपके सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन आंसर जो है इम्पोर्टेंट, उनको भी मैं लेके आऊंगी। ये सभी रेमेडियल मॉड्यूल में अपलोडेड हैं, इसलिए परीक्षा में इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बहुत कम है संख्या में, और ये याद करके आपके लगभग 4 नंबर पक्के होते हैं जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट के पोएट्री सेक्शन से पूछे जाते हैं। ये हैं 2 नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आपको 4 अंक मिलते हैं और ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही छोटे हैं तो आपको याद करने में आसान है। आप इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट्स लेकर भी इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, What is a dust of snow? Dust of snow या बर्फ की धूल क्या है? डस्ट यानी होता है धूल। इसका उत्तर है The dust of snow means the fine particles or flakes of snow. बर्फ की धूल का अर्थ है बर्फ के महीन कण, फाइन यानी बहुत छोटे छोटे, पार्टिकल्स यानी कण, या फ्लेक्स, फ्लेक्स यानी होता है गुच्छे, उन्हें हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, What does the poet say has changed his mood? कवि के अनुसार किस चीज ने उनका मूड बदल दिया? And the answer is the sudden shower of the dust of snow changed the poet's mood from sad to happy. बर्फ की धूल की अचानक, सडन यानी अचानक, शार यानी बौछार ने जो कवि है उनका मन दुखी से खुश में बदल गया। अगला प्रश्न आपकी पोयम फायर एंड आइस में से है, तो ये प्रश्न है, What does fire stand for in the poem? इस कविता में आग का क्या अर्थ है? And the answer is fire stands for hatred in the poem. कविता में अग्नि का अर्थ घृणा है, hatred. ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does ice stand for in the poem? कविता में बर्फ का क्या अर्थ है? And the answer is ice stands for desire in the poem. कविता में बर्फ का अर्थ होता है इच्छा, लालसा, डिजायर। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। अगला प्रश्न है, How does the tiger terrify the villagers? बाघ ग्रामीणों को कैसे डराता है? ये क्वेश्चन है A Tiger in the Zoo पोएम से। तो इसका आंसर है The tiger terrifies the villagers. बाघ गांव वालों को डराता है by baring his white fangs, his claws and making angry sounds. अपने सफेद नुकीले दांतों से, अपने पंजों से, पंजों को खोलकर और गुस्से वाली आवाजें निकालकर ग्रामीणों को डराता है। क्लॉज यानी होता है पंजे और फैंग्स यानी होता है दांत। अगला प्रश्न है, What does the tiger stare at in the night? बाघ रात में क्या देखता है? And the answer is the tiger stares at the stars in the night. बाघ रात में तारों को देखता है, मतलब एक जगह बैठा बैठा लगातार तारे जो होते हैं आसमान में उनकी तरफ देखता रहता है। अगला प्रश्न है, Where did the ball go? गेंद कहाँ गई? The ball went into the nearby water body. गेंद पास के जलाशय में जाकर गिरी। What does in the world of possession mean? आधिपत्य की दुनिया में इसका क्या अर्थ है? And the answer is it means, इसका अर्थ है
that every person in the world, कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति desires to possess the things, वस्तुओं को पाने की लालसा या इच्छा रखता है। अगला प्रश्न है What could Amanda do if she were mermaid? मर्मेड यानी होता है जल परी। यदि अमांडा जल परी होती तो वो क्या कर सकती थी? And the answer is if Amanda were a mermaid, यदि अमांडा एक जल परी होती, then she would drift slowly on a languid emerald sea. तो वो धीरे धीरे एक पन्ने का बना हुआ जो समुद्र है उस पर बहती। She would be the sole inhabitant of the sea, और वो पूरे समुद्र की अकेली निवासी होती। अगला प्रश्न है Find 3 things that cannot happen in a treeless forest. ऐसी 3 चीजें बताइए जो बिना पेड़ों वाले जंगल में नहीं हो सकती। And the answer is the 3 things that cannot happen in a treeless forest are, ऐसी 3 चीजें जो वृक्ष विहीन वन में नहीं मिल सकती वो है the sitting of a bird on trees, पेड़ों का पक्षियों का पेड़ों पर बैठना। पेड़ नहीं होंगे तो पक्षी बैठेंगे कहाँ? द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स होता है कीड़े, तो उनका छुपना, क्योंकि वो भी पेड़ों में पत्तियों के अंदर छुपते हैं। तीसरा है द सन बरीइंग इट्स फीट इन द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की छाया में अपने पैर दबाता हुआ सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द ट्रीज इन द पोम? इस कविता में पेड़ कहाँ है? And the answer is in the poem, कविता में the trees are located inside the poet's house. पेड़ कवि के घर के अंदर स्थित है। Though they should be outside in the forest. हालांकि वे बाहर जंगल में होने चाहिए। Next question है what does the poet compare the branches of trees to? कवि पेड़ों की जो शाखाएं हैं उनकी तुलना किससे करता है? And the answer is the poet compares the branches, कवि उन शाखाओं की तुलना करता है to patients, मरीजों से, who were newly discharged from the hospital, जो कि अभी अभी अस्पताल से जिन्हें छुट्टी मिली है, ऐसे मरीजों से। What does the poet Sandberg think the fog is like? कवि सैनबर्ग कोहरे के बारे में क्या सोचते हैं? And the answer is according to Sandberg, सैनबर्ग के अनुसार the fog is like a cat. कोहरा एक बिल्ली की तरह होता है। Next question है how does the fog come? कोहरा कैसे आता है? And the answer is the fog comes on little cat feet. छोटी बिल्ली के पैरों पर कोहरा आ जाता है। What's the color of young woman's hair? युवती के बालों का रंग कैसा होता है? क्या है? And the answer is the young woman's hair is of yellow color. युवती के बालों का रंग पीला है। अगला प्रश्न है Why does the young woman want to change the color of her hair? युवती अपने बालों का रंग क्यों बदलना चाहती है? हालांकि उसके बालों का रंग इतना सुंदर है फिर भी। And the answer is she wants that someone should love her for her inner beauty. वो चाहती है कि कोई उसकी आंतरिक सुंदरता के लिए उससे प्यार करे, न कि बाहरी सुंदरता के लिए। Last question है What did the custard do at last? आखिर में custard ने क्या किया? And the answer is at last the custard cries for a nice, safe cage. अंत में custard एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता है। So, I hope these question answers will be very helpful for you. मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्नोत्तर आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। इससे आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।